चलिए हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति को देखते हैं, प्रेसिडेंट को देखते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोग बिखरा के पढ़ते हो। यहाँ पे एक साथ सारे फैक्ट्स को कंपाइल किया गया है। राष्ट्रपति से रिलेटेड यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड सवाल गलत नहीं होंगे और ना ही आपके छूटेंगे। तो फटाफट हम लोग करते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट भारत का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक प्रधान होता है, और इसके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव पावर हमारे राष्ट्रपति के अंदर होती है। पहला देश का नागरिक होता है। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वो चुनाव, राष्ट्रपति पद के लिए जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। 35 साल 35 एज मिनिमम रखा गया है। लोकसभा के मेंबर होने की योग्यताएं जो भी हैं वो होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो। इसके लिए अब पहले से उम्मीदवार की जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के बनेंगे उनको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यानी 50 प्रपोजल डालने वाले और 50 उसके सपोर्टर चाहिए। इसके अलावा 15,000 रुपया उनको सेविंग में जमा रखना होगा, और ये आरबीआई में रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में 1/6 1/6 भाग अगर वोटिंग माने अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिलता तो ये पैसे उनके जब्त हो जाते हैं, और रिजर्व बैंक में इसको रखना होता है, जब्त हो जाता है। 1997 के पूर्व जो प्रस्तावक और अनुमोदक थे वो 10 थे, और जो जमानत राशि थी वो मात्र 2500 रुपए थी, तो उसको बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधा की अगर हम बात करें तो इनको एक राष्ट्रपति भवन मिलता है जहां ये रहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है, 2 लाख स्क्वायर फुट में बना हुआ है, और इसमें 340 कमरे हैं। 200 लोग यहाँ पे काम करते हैं। इनके रहने खाने स्टाफ और जो मेहमान आते हैं उनके मेहमान नवाजी में लगभग 22.5 मिलियन सालाना खर्च होता है। राष्ट्रपति की सैलरी 2018 में बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है। 1 रुपया टैक्स उनको नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं उनको मिलती है, जैसे राष्ट्रपति को कस्टम बिल्ड ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 दिया गया है। इसके साथ गार्ड्स वार्ड्स रहते हैं, गाड़ियां रहती है। रिटायरमेंट के बाद उनको 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलता है हर महीने के हिसाब से। स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपए अलग से दिया जाता है। उनके पूरे लाइफ में टाइप 8 टाइप का जो बंगलो होता है फ्री में रहने के लिए दिया जाता है। 2 मुफ्त लैंडलाइन उनको मिलता है, मोबाइल फोन एक मिलता है। ट्रेन और अगर हवाई यात्रा करना चाहते तो वो और उनके साथ कोई एक फ्री में यात्रा कर सकता है। जीवन भर उनको फ्री व्हीकल मिलता है। तो ये सारा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी रहती है, और 2 अलग से सेक्रेटरी रहते हैं उनके साथ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, विशेषाधिकार मिला हुआ है। जैसे राष्ट्रपति अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काम के प्रति जिम्मेवार नहीं, गलत हुआ सही हुआ फर्क नहीं पड़ता, साइन करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है? कि वो कोई भी काम मंत्री की सलाह पे करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है उस दौरान कोई भी उनके ऊपर जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा होगा वो रुक जाएगा, वो नहीं चल सकता है। राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में जेल में नहीं डाला जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो भले ही मतलब चाहे उनका पर्सनली कोई इशू क्यों ना हो, या तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, और बनेंगे तो फिर क्रिमिनल जो केस है वो वहीं पे रुक जाएगा जब तक वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन उनके ऊपर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है, सिविल कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर फाइन वाइन लगा के काम चल जाता है, तो वो चलाई जाती है। इसके लिए भी 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। आप सोच लो कि राष्ट्रपति साहब अपने पोस्ट पर हैं और 2 महीने पहले नोटिस दे के किस को कुत्ता काटा है अपने जान से हाथ धोने का कि राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल मुकदमा चल करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिविल मुकदमा अक्सर जो होता है नाते रिश्तेदार के लोग करते हैं, अक्सर यही होता है, अक्सर राष्ट्रपति के निर्वाचन और प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य, ये राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर, संसद के दोनों सदन के केवल इलेक्टेड मेंबर, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, और J&K दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, दैट्स इट, नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करते, प्लस विधान परिषद के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हो गया, ये भी लिख दिया गया है कि विधान परिषद के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर इसके सदस्य होते हैं, नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ पे क्या होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो भी MP और MLA इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके वोट का वैल्यू अलग अलग होता है।
वोट के का वैल्यू अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए इसका वैल्यू एक होता है, लेकिन विधानसभा के सदस्यों के बीच में ये वैल्यू अलग हो जाता है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश में जो भी एमएलए हैं उनकी वैल्यू सबसे अधिक है स्टेट के अंदर में, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में ये वैल्यू सेम हो जाती है। और जो वोट के वैल्यू है उसमें एक होता क्या है, एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करें तो विधायक के मामले में जिस राज्य के वो विधायक है वहां के पॉपुलेशन को देखा जाता है। उस पॉपुलेशन वहां जैसे उस प्रदेश के जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं जो इलेक्टेड है, ठीक है, उनकी संख्या को देखकर और उसके बाद डिवाइड कर दिया जाता है। यानी एक विधायक का मूल्य अगर निकालना है ना तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या इंटू 1/1000 किया जाता है, तब जाके ये कैलकुलेशन निकल के आता है। और अगर इसमें जो रेस्ट है, जो शेष है, वो 500 प्लस में जाएगा तो उसके वेटेज को एक करके ऐड कर दिया जाएगा, और 500 से कम होगा तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया एमएलए का। उसके बाद एमपी का वेटेज निकलता है। एमपी में क्या होता है कि सभी राज्य के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स का जब वोट का जो वेटेज हो जाता है उनको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर की संख्या से उसको डिवाइड करके जो निकल के आता है वो होता है एमपी का वोट वैल्यू। यानी एमपी का वोट वैल्यू के लिए सभी राज्य के सभी निर्वाचित विधायकों का मूल्य को ऐड करके संसद के निर्वाचित सदस्यों से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। दैट्स इट, इतना ही होता है। अब यह संभव है, यह पॉसिबल है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन के पहले किसी राज्य के अंदर कोई हाउस जो है, मतलब कोई सरकार जो है कोई गिर गई। इतने सारे राज्य कहीं भी गिर सकती है, तो क्या इलेक्शन रुक जाएगा? नहीं, इलेक्शन नहीं रुकेगा, इलेक्शन अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा, ठीक है, कोई असर नहीं होगा। और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे और राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी कहने का मतलब कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये है कि देश में लोकसभा और राज्यसभा को कुल मिला के 776 सांसद है, और हर सांसद का जो वोट वैल्यू अभी निकल के आ रहा है, क्योंकि 1997 के पॉपुलेशन पे सब कुछ को लॉक कर दिया गया है, तो निकल के आ रहा है 708। और देश में कुल 4120 विधायक हैं, ठीक है। इनकी वोट वैल्यू अलग होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 208 वोट वैल्यू होती है। कुल मिला के अगर दोनों को कैलकुलेट करें 776 और 4120 तो आपको 4896 के आसपास आंकड़ा आता है, ठीक है। ये सब राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा कम हो सकता है, किसी का सदस्यता चली गई और इस कारण से। तो राष्ट्रपति, अब टोटल के वोट वैल्यू को आप देखोगे ना तो टोटल 10.98 लाख टोटल वोट वैल्यू निकल के आएगा। जब 10.98 लाख आ रहा है तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इतने वोट वाली चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति, यहां पे ध्यान रखिएगा, लोकसभा की तरह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता कि जिसको एक भी वोट एक्स्ट्रा आ गया तो वो सरकार बना लेगा, मतलब वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि राष्ट्रपति में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें सबसे अधिक वोट से पता नहीं चलता, वोट से जीत तय नहीं होती, बल्कि वो जीतेंगे जिनको 50% टोटल वोट वैल्यू का 50% +1 मिलेगा, तभी वो जीतेंगे। नहीं हो तो सेकेंड राउंड की, नहीं तो थर्ड राउंड की जो काउंटिंग है वो चलेगी। जब तक मिलता नहीं है तब तक वो जीतेंगे नहीं, ये फैक्ट है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करें तो इनका इलेक्शन जो क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है, गुप्त मतदान होता है, इसके द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इस तरह का बैलेट पेपर होता है, इसके अंदर ऐसे बॉक्स बने होते हैं 1 2 3 4। मान लो यहाँ मोदी जी हैं, यहाँ योगी जी है, यहाँ अमित शाह है, यहाँ राहुल गांधी है, तो इस तरह का वो बैलेट पेपर होता है। और आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आपको 1 पे मोदी रखना है तो रखो, 2 पे योगी रखना है तो रखिए, 3 पे अमित शाह रखना है तो रखिए, 4 पे किसी को राहुल गांधी पसंद आएगा तो वो 1 पे राहुल गांधी को रखेगा, लेकिन और को ब्लैंक नहीं कर सकता, उसको पूरा फिल करना होगा। ब्लैंक होगा तो वो वैध यानी वैलिड वोट नहीं पड़ेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी को एकल संक्रमणीय यानी एक ही बैलेट पेपर के अंदर आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने वोट को डिवाइड करना है, इसी को कहा जाता है। तो होपफुली की समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग आपको इलेक्शन के अंदर वोट जब देने जाते हो तो आपको वो देना पड़ेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसी को कहा जाता है। जो भी आपको पसंदीदा है उनको आप दीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात है तो वही है कि सांसद और विधायकों का वोट वैल्यू अलग अलग होता है, तो इसी को हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रपति को 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। सामान्यतः 5 टाइम इलेक्टेड होते हैं, 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं वो, लेकिन वो कितनी बार भी, 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार चाहे हो सकते हैं। अभी तक राजेंद्र प्रसाद के अलावा ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हार्डली 2 बार, मैक्सिमम 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार के बाद नहीं बन सकते।
अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करें, इंपीचमेंट की बात करें तो आर्टिकल 61 के तहत इंपीचमेंट यानी महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही, प्रोसेस और लोगों के लिए भी है, बट महाभियोग का जिक्र संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। यह प्रोसेस है क्या आखिर? इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या है? इंपीचमेंट किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। जिस दिन वो शुरू, जहां पे अभी शुरू होगा, 1/4 उस हाउस के लोग सिग्नेचर करके अपने प्रोटेम स्पीकर, अपने स्पीकर को देंगे और स्पीकर उसको डिनाई भी कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। खैर, स्पीकर अमूमन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस लेटर के 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा राष्ट्रपति को कि हम ला रहे हैं भाई तुमको हटाने के लिए, और उसके बाद ये आएगा। हाउस अगर 2/3 बहुमत से इसको पास कर देती है, दूसरे हाउस में जाएगा जहां पे आरोप लगता है, ठीक है, उस आरोप का जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद अगर वो फिर से 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। याद ये रखिएगा, जिस दिन वो विधेयक पास होगा राष्ट्रपति हट जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का खुद से जाके भी या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू तहत वो अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं। ये यहाँ पे प्रोसीजर है। इसके अलावा राष्ट्रपति के इलेक्शन और महाभियोग, इंपीचमेंट और इलेक्शन में दो बड़ा अंतर है। पहला अंतर कि संसद के दोनों सदस्य, होता क्या है इलेक्शन के अंदर, संसद के दोनों हाउस के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंपीचमेंट के दौरान दो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर का अंतर समाप्त हो जाता है। दोनों में से दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा अंतर, राज्य का पार्टिसिपेशन होता है जब इलेक्शन हो रहा होता है, लेकिन जब इनको हटाने की बात होगी तो राज्य का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उनको हटा दिया जाता है। इसके अलावा पद जब खाली होता है उसका क्या कहानी है? कहानी ये है कि सामान्यतः 5 साल होने के बाद वो अपने पोस्ट से हट जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे। तो हो सकता है उनकी पहले भी इंपीचमेंट के द्वारा हट जाए, डेथ हो जाए, ये सब होता है। सामान्यतः ये नियम होता है कि 5 साल पूरा होने के पहले इलेक्शन करवा लिया जाए, और इन केस किसी भी कारण से डेथ हो जाए, बीमार हो जाए, नई पोस्ट पे अपने रहे, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने का प्रोविजन यहाँ पे कर दिया गया। तब तक उपराष्ट्रपति मैक्सिमम संभाल सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति रह गए, कंडीशन एक और देखिए कि अगर राष्ट्रपति रह गए किसी कारण, इमरजेंसी कारण, लाइक जैसे कोविड आया था और इलेक्शन हम नहीं कंडक्ट करवा पाए, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा पाए, 5 साल पूरा हो चुका है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो राष्ट्रपति ही अपने नए राष्ट्रपति के आने तक अपने पोस्ट पे रहेंगे, उनका जगह उपराष्ट्रपति नहीं ले सकता है। ये ध्यान रखना। डेथ, रिजाइन या बीमार पड़ जाए, काम नहीं कर पाए तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तब उपराष्ट्रपति जाएंगे, और अगर किसी कारण से इलेक्शन ना हुआ तो राष्ट्रपति कंटिन्यू रहेंगे नए राष्ट्रपति के आने तक। तो ये सारा है। यदि इनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाता है, इनके कारण अगर रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति आएंगे। उपराष्ट्रपति जब आएंगे, उपराष्ट्रपति का काम वैसे क्या है? उपराष्ट्रपति चेयरमैन होते हैं बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के, लेकिन राष्ट्रपति किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है, तो उपराष्ट्रपति सीधा आ जाएंगे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब आएंगे तो सिंपल सा है, जैसे ही राष्ट्रपति के पास वो आएंगे के सीट पर आएंगे, सारे पावर वो राष्ट्रपति वाले ही होल्ड करेंगे, सारी सैलरी, सारे भत्ते उनको राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। तो ये वाला फैक्ट है कि इन केस उपराष्ट्रपति भी ना हो फिर क्या होगा? इन केस उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे, वो भी नहीं हो तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आएंगे। अब सबके सब एक ही बार लुढ़क तो जाएंगे नहीं, तो कोई ना कोई आएगा ही। तो इस तरह से इसके अलावा राष्ट्रपति को कई सारे पावर्स हैं, कई पावर हैं, लाइक उनको एग्जीक्यूटिव पावर है, फिनेंशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशरी पावर है, मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेसी पावर है, और इमरजेंसी वाली सिचुएशन। और इसके अलावा एक और है, विवेकाधिकार यानी विवेक के आधार पर काम करने की शक्ति। वैसे एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है? सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है जिसके कारण काम जो भी हो वो लीगल हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रियों को अपॉइंट करना इन्हीं का काम है, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और जो भी अटॉर्नी जनरल है, कैग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर हैं, राज्यपाल की बात करें, फिनांस कमीशन की बात करें, इन सब को अपॉइंट करने का राइट इन्हीं के पास है। राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। SC, ST, OBC, इन माइनॉरिटी, इन क्लास में जो भी आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। कोई भी नोटिफाइड एरिया यानी शेड्यूल एरिया किसी को भी घोषित कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ये सब उनके एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। विधायी यानी फिनेंशियल पावर में राष्ट्रपति ही पार्लियामेंट के आगे बजट रखवाते हैं, दूसरा मनी बिल रखवाते हैं, मनी बिल राष्ट्र, और दूसरा
एक तो बजट रखवाते हैं, मनी बिल बिना राष्ट्रपति के परमिशन के नहीं कभी भी पेश नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी ग्रांट बिना राष्ट्रपति के परमिशन के कभी पेश नहीं हो सकता। हर 5 साल पे या जब भी वो चाहें फिनांस कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मांग जो है आकस्मिक निधि से पैसे बिना उनके परमिशन के नहीं निकल सकता। फिनेंशियल पावर की बात करें तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, संसद का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसके अलावा वह संसद में संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। संसद के प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को होता है क्या, जब भी नया चुनाव होता है तो राष्ट्रपति पहली बार उसको एड्रेस करते हैं। जब भी नया साल का नया सेशन होता है तो दोनों हाउस के एक साथ एड्रेस राष्ट्रपति करते हैं। यह भी इनका पावर है। इसके अलावा यदि लोकसभा में उपाध्यक्ष और लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों का पद वैकेंट हो, खाली हो जाए किसी कारण से, तो कौन वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, राष्ट्रपति तय करेंगे। आंग्ल भारतीय वाली कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनको यह अधिकार था। उसी तरह से राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट करने का उनको राइट है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के परामर्श से यह तय कर सकते हैं कि कौन सा संसद सदस्य जो है अयोग्य है। इसके अलावा संसद में जो कुछ विधेयक होता है, लाइक संचित निधि से जो भी खर्च है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक, राष्ट्रपति के सिफारिश पे ही रखे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं रखे जाएंगे। कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद बिना राष्ट्रपति के साइन के वो विधेयक कानून में नहीं बदल सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को साइन करे, चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाए, रिजर्व रख दे। ये सारे पावर्स इसके हैं जो वीटो पावर के अंदर हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यदि संसद में कोई भी संविधान संशोधन पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ये विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं। अच्छा, यहां पे 2 लाइन है, एक्चुअली 2 लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि संसद ने कोई भी संविधान संशोधन विधेयक भेजा है या कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा हो संसद में और दोबारा संसद पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी, उनका वीटो पावर समाप्त हो जाता है। राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्य विधायिका के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है और राज्यपाल अगर आर्टिकल 200 के तहत उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख लेता है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पे अपनी स्वीकृति जो उसका डिसीजन है उसको सुरक्षित रख सकता है या दोबारा उसको लौटा सकता है यदि मनी बिल नहीं है तो। लेकिन राज्य दोबारा से अगर उसको पास करके दोबारा से राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास भेजे तब भी राष्ट्रपति का वीटो पावर नहीं टूटता है। वो चाहे तो साइन ना करे, चाहे तो साइन कर दे। संसद के मामले में उसका वीटो टूट जाता है लेकिन राज्य के मामले में नहीं टूटता, यह ध्यान रखिएगा। सदन के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी अध्यादेश जारी करने की ये एक अलग टॉपिक है वीटो और अध्यादेश, उसको हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे। राष्ट्रपति फिनांस कमीशन, कैग, इन सब के रिपोर्ट को संसद के पास रखवाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासन का नियम बनाने का अधिकार इनके पास है। उसके बाद जुडिशियल पावर की बात करें तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति यही करते हैं। आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी पावर इन्हीं के पास है और सुप्रीम कोर्ट में ये एडवाइस मांग सकते हैं। और एक और बात, इस एडवाइस को वो मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय में, इवन इंक्लूडिंग मिलिट्री न्यायालय, कोई भी व्यक्ति अगर दोष सिद्धि है, इवन मर्डर कर चुका है, फांसी की सजा हो चुकी है, उसको भी ये माफ कर सकते हैं। और अगर फांसी की सजा हो तो भी उसको माफ करके उसको बदल सकते हैं। यहां पे कुछ है जैसे पार्डन का मतलब, क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह से सजा माफ कर देना। लघुकरण का मतलब होता है जो उसके पनिशमेंट का नेचर था ना उसको हल्का कर देना। परिहार का मतलब होता है दंड की मात्रा को कम कर देना, 5 साल को 1 साल में, इस तरह से। विराम का मतलब है कि इस बीच में रोक देना उसको, या तो उनके सजा को मतलब कई टुकड़ों में बांट देना या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना या उसके नेचर को बदल देना, यह भी हो सकता है। जैसे कोई वृद्ध है, ये बुजुर्ग अपराधी है तो उसको आसान कर देना उसकी सजा, यह भी संभव हो सकता है। प्रविलंबन का मतलब होता है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करना, क्योंकि जब मृत्यु दंड से माफी की याचिका जाती है राष्ट्रपति के पास
तो राष्ट्रपति निर्णय लेने में टाइम लेते हैं। उस दौरान उनका जो डेथ मतलब उनका जो मृत्यु दंड है, डेथ सेंटेंस, वो सस्पेंड रहता है। सैनिक पावर की बात करें तो राष्ट्रपति भारत के सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध होगा या युद्ध रुकेगा, दोनों की घोषणा राष्ट्रपति के नाम पे होगी। राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। डिप्लोमेसी पावर की बात करें अगर हम, तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, जो समझौता और राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति राजदूत और उच्चायुक्त को भेजता है, जो भारत आते हैं उनका वो स्वागत भी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति ही भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई और नहीं करता है। आपातकालीन इमरजेंसी पावर के अंदर हमारे राष्ट्रपति को इमरजेंसी पावर मिला हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, इस तरह की है जहां पे राष्ट्रपति पावरफुल हो जाते हैं। ये अलग टॉपिक है, उसको वहां देखेंगे। वीटो की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत 3 तरह की वीटो है। अत्यांतिक यानी एब्सोल्यूट, निलंबनकारी, सस्पेंसिव, पॉकेट का मतलब पॉकेट, ये भी एक अलग टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। अध्यादेश की बात करते हैं आर्टिकल 143 के तहत। अध्यादेश का मतलब होता है किसी विपरीत परिस्थिति में जब हाउस का एक सदन या दोनों ही सदन नहीं चल रहा हो, तो वहां पे हम ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। नेशनल लेवल पे यानी भारत के लेवल पे राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के लेवल पे राज्यपाल के द्वारा। क्षमादान की शक्ति हो गया, किसी भी न्यायालय के द्वारा, सैन्य न्यायालय के द्वारा या किसी भी न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दी गई हो, तो ये तो ऊपर में हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को हमारे कुछ विवेकाधिकार शक्तियां भी है। क्या है? यानी कोई भी कार्य राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, ये ध्यान रखिएगा, परंतु कुछ स्थिति में उनको विवेकाधिकार है, इसीलिए तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि क्या रबर स्टांप है, बट रबर स्टांप नहीं कर सकते, कि कुछ काम ये बिना सलाह के भी कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, नई सरकार बननी है, तो कौन किसको सरकार बनने के लिए इन्वाइट करेंगे, ये इनको ऊपर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री की अचानक डेथ हो जाए और पार्टी किसी नेता को नहीं चुन पाए, तो किसी को भी पकड़ के ये प्रधानमंत्री उस समय बना सकते हैं। यदि किसी मंत्रिमंडल ने सदन में अपना विश्वास मत खो दिया है, तो उसको वो विघटित कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी मंत्रिमंडल ने सदन में बहुमत खो दिया, विश्वास मत खो दिया, तो उसकी बात मानने को वो तैयार नहीं है। अच्छा, विघटन कर देंगे, 2 बार आ गया है। किसी भी विधेयक को जो मनी बिल नहीं है और संविधान संशोधन बिल नहीं है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और कोई उनको नहीं रोक सकता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाइक आर्टिकल 52, इसमें सीधा कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 महाभियोग लगाने की बात की गई। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श और सहयोग से कार्य करेगा, ये क्लियरली मेंशन है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र का सत्रावसान करना, उसको भंग करना। इसके अलावा आर्टिकल 111 यहां पे राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है, अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देना या नहीं देना या पुनर्विचार के लिए लौटाना। उसके आर्टिकल 112 यहां पे कहा गया कि बजट को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस अध्यादेश की बात की गई। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह एडवाइजरी पावर दिया गया है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ये पहले राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति रहे। चलो ये दे है ना, वहां 2 बार राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने। 5 सितंबर इन्हीं का जन्मदिन है, जिसको शिक्षक टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, भारत में जो सेक्युलरिज्म है उसको हमेशा से सर्वधर्म समभाव कहा था। और ये बहुत अच्छे दार्शनिक थे, लेखक थे। इन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें ये कुलपति भी रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये देश के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, इनकी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और मुस्लिम राष्ट्रपति रहने के दौरान ही इनका डेथ हुआ था। और ये भी पहले राष्ट्रपति है जिनका डेथ हो गया था काम के दौरान, यानी राष्ट्रपति रहने के दौरान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति रह चुके थे। पद्म भूषण, और ये सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकटगिरी पहले कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के डेथ के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। बाद में ये राष्ट्रपति भी बने और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो एक्टिंग राष्ट्रपति भी बने और रियल राष्ट्रपति भी बने। फखरुद्दीन अली अहमद, ये राष्ट्रपति बनने के पहले मंत्री थे और ये भी अपने पोस्ट पे रह के मरने वाले में से दूसरे राष्ट्रपति हैं। बसप्पा दनप्पा जत्ती, इसको बीडी जत्ती भी कहा जाता है। इनका नाम है बसप्पा दनप्पा जत्ती। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। मैसूर के मुख्यमंत्री रह चुके नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहले बने थे, 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में बने और निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ज्ञानी जेल सिंह, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख विरोधी दंगा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जैल सिंह जो थे वो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे और 1980 में ये गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्ट्री भी इनको मिली थी।
रामास्वामी वेंकटरमन कांग्रेस पार्टी के सांसद थे और भारत में वित्त और औद्योगिक मंत्री तथा रक्षा मंत्री भी ये रह चुके थे। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के संचार मंत्री थे। आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके थे। कोचेरिल रमन नारायण, के आर नारायण इनको कहा जाता है, पहले भारत के दलित मुख्य राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति थे। भारत में वित्त और औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री यानी तीनों मंत्रालय में रह चुके थे। इवन ये तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत भी रह चुके थे। जेएनयू के कुलपति भी रह चुके थे। ये फैक्ट्स इनके साथ। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनने का गौरव मिला। प्रणब मुखर्जी, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और अभी यही हैं, और मुर्मू जी अभी आएंगे इसके बाद। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो राष्ट्रपति से। अच्छा, एक और है कि भारत में 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति और 3 एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। वराह वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, बसप्पा दनप्पा जत्ती। और इसमें राष्ट्रपति का लिस्ट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये है आपके राष्ट्रपति के सवाल, नहीं छूटेंगे इतना करने के बाद। इस तरह से नोट्स कलेक्ट कीजिए, एक साथ कीजिए और इसी तरह से दन दना के पढ़ के खत्म कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।